अब हम किसानों की समस्याओं पर थोड़ी चर्चा करते हैं। किसान, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की एक तरह से रीढ़ कहे जा सकते हैं। समस्त हमारी औद्योगिक व्यवस्था भी कृषि उत्पादों पर निर्भर है। बहुत सी औद्योगिक व्यवस्थाएं भी कृषि उत्पादों के रूप में प्राप्त होने वाले कच्चे माल पर आधारित हैं और इस तरह से हमारी मेन अर्थव्यवस्था जो है कृषि आधारित है, या पहले थी, इसको लोग बदलकर औद्योगिक आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने पर लगे हुए हैं कुछ विदेशी ताकतों के प्रभाव में। आज हम देखने का प्रयास करेंगे कि किसानों की दुर्दशा ऐसी क्यों है और खेती किसानी हमेशा घाटे का सौदा क्यों बनी रहती है। लोग कहते हैं ऐसा व्यवसाय करना चाहिए जिसकी आवश्यकता हर किसी को हो, उस व्यवसाय से उत्पन्न होने वाले उत्पाद की आवश्यकता हर किसी को हो, तो आपका व्यवसाय सदैव फलता फूलता रहेगा और आप हमेशा लाभ में रहेंगे। अब हम देखते हैं तो अनाज या खाद्य वस्तुएं हर किसी की आवश्यकता है और इसके बिना पूरा समाज और देश ही मर जाएगा। खाद्य पदार्थ या उत्पादों के बिना देश का जीवन ही नहीं चलेगा तो बाकी अन्य किसी गतिविधि के चलने की कोई बात ही करना बेमानी है। लेकिन फिर भी ऐसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन में लगे हुए लोग जो किसान हैं, वो दिन पर दिन उनकी हालत खस्ता होती जा रही है। ऐसा क्यों है? मुगलों के और अंग्रेजों के आने से पहले किसानों की हालत बहुत अच्छी थी और किसान सबसे धनी लोग होते थे, अक्सर समाज के बहुत ज्यादा धनी लोग होते थे। फिर मुगलों का आगमन हुआ और किसानों का उत्पादन और उनका विक्रय के बीच में एक कड़ी उन्होंने ऐड कर दी जिसको कहते हैं मंडी और दलाल। ये बीच में आ गए, किसानों को अपना उत्पाद कहीं भी बेच करके लाभ अर्जित करने से उनको वंचित कर दिया गया और उसकी जगह दलालों ने ले ली जो उनसे अनाज खरीदते थे और उसको ले जा करके फिर मंडी में मुहमागे दामों पर बेचकर लाभ अर्जित करते थे। और लेकिन किसानों को बहुत कम पैसों में मिट्टी के भाव में उनसे उनकी चीजें खरीद ली जाती थी। वह चीज अभी तक चलती आ रही थी, लगभग अभी तक वही व्यवस्था जारी थी। किसानों को अपना उत्पाद मनचाही जगह पर बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी, अभी भी है। अगर आपके एरिया में कोई चीनी मिल है और कोई क्रेशर या कोल्हू लगा लेता है और उससे गुड़ बनाने का प्रयास करने लगता है और किसान भी अपना गन्ना वहां पर देने लगते हैं तो लोगों को, चीनी मिल मालिकों को अड़चन आती है। उन चीनी मिल मालिकों को जो लोग किसानों का पैसा अक्सर डकार जाते हैं और मौके पर उनको नहीं देते हैं, उचित समय पर नहीं देते हैं। हर एक चीनी मिल किसानों का लंबा चौड़ा बकाया लिए बैठे रहती है 5-5, 6-6 सालों तक का, जबकि चीनी मिल में जाने वाले गन्ने और उनसे बनने वाले हर एक उत्पाद, राख, खोई, हर चीज तक को बेच लेते हैं। और यह समझ से परे है कि ऐसे चीनी मिलें घाटे में कैसी चली जाती हैं। यहाँ पे इन चीनी मिलों के अधिकारियों द्वारा किया जाने वाला भ्रष्टाचार ही समझ में आता है, अन्यथा इन चीनी मिलों के घाटे में जाने का कोई भी औचित्य नहीं है। ये हमेशा फायदे में रहनी चाहिए। लेकिन कोई भी किसान उन चीनी मिलों को ही अपना गन्ना देने के लिए विवश है जो लोग उसका पैसा टाइम पर नहीं देते हैं। इसके बदले में वह अपना गन्ना अपने आसपास लगे हुए क्रेशर या कोल्हू पर ले जाकर उसका गुड़ नहीं बना सकता है। इसमें तमाम अड़चने आती हैं और वो लोग कानूनी चीनी मिल मालिक कानूनी कार्रवाई करने लगते हैं। इसी तरह से यह परंपरा लगभग चलती चली आ रही है। किसान को सीधे अपना सामान न बेचकर ग्राहकों को उनको ले जाकर संबंधित क्षेत्र की मंडियों में बेचना होता था, जहाँ पे मंडी के लोग उनसे मिट्टी के भाव में खरीद लेते थे और फिर उनकी कालाबाजारी करके, उनको जमाखोरी करके उन उत्पादों की फिर उनको अत्यंत महंगे दामों पर बेचते थे। और इससे किसानों की हालत दिन पर दिन खस्ता होती जाती है और जबकि आम ग्राहकों को, जिनको अनाज और ऐसे कृषि उत्पादों की सब्जी इत्यादि की आवश्यकता होती है, उन तक भी ये उत्पाद अत्यंत महंगे दामों पर पहुंचते हैं इन बीच के बिचौलियों के चलते। और जबकि मूल उत्पादक जो किसान है उनकी हालत खस्ता हुई ही रहती है। फिर अंग्रेज आते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में अंग्रेज यहाँ पर आए तो उस समय तक अंग्रेजों का देश भी भूखे नंगों का देश था। उन लोगों भी इतने प्रचुर मात्रा में इतने ज्यादा तरीके के अनाज और अत्यंत पौष्टिक खाद्य पदार्थ नहीं देखे थे। तो लोग यहाँ से अनाजों को डब्बों में बंद कर करके पैकेट बना बना करके ब्रिटेन में पहुंचा दिया करते थे और किसानों का इसके लिए बहुत ज्यादा शोषण किया करते थे, उन पर बहुत ज्यादा लगान लगा दिया करते थे। और अंग्रेजों के काल में किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई और बहुत बुरी हो गई। वो अपने
उद्योगों और व्यापार की आवश्यकता के अनुसार उनसे कहीं पे अनाज की आवश्यकता होने के बाद भी नील की खेती करवाते थे, या जहाँ पे वो कपास की खेती करना चाहते हैं, कपड़े की आवश्यकता है, वहाँ पे अनाज उगवाते थे। इस तरह से उनकी उल जलूल की हरकतों की वजह से किसानों की हालत और भी दिन पर दिन बदतर होती चली गई। इस तरह से मुगलों और अंग्रेजों ने किसानों को बहुत ही भयंकर स्थिति में पहुंचा दिया है। अब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं। आधुनिक भारत में भी किसानों की हालत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती थी। स्वतंत्रता के बाद भी उनकी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किए गए। अब हम इनको ठीक से समझने का प्रयास करते हैं कि किसानों की हालत ऐसी क्यों है। हम देखते हैं किसी भी व्यवसाय में लगा हुआ हो कोई, तो उस व्यवसाय में जब वह अपना उत्पाद तैयार करता है मार्केट में बेचने के लिए, तो उसमें आने वाली समस्त लागत को जोड़ करके उसमें कुछ लाभ का प्रतिशत जोड़ करके तब उसका खुदरा और थोक भाव का मूल्य निर्धारित करता है। इसके बाद उसको बाजार में उतारता है। इसके विपरीत किसानों को यह अधिकार नहीं है कि वे अपने लागत को लगाकर और कुछ लाभ का प्रतिशत जोड़कर अपने उत्पादित होने वाले अनाजों का मूल्य निर्धारित कर सकें और उस मूल्य पर उन्हें बाजार में मनचाही जगहों पर बेच सकें। दूसरी बात हम देखते हैं, कोई भी जब दूसरा व्यापारिक उत्पाद होता है वह बाजार में आता है, मान लीजिए कोई बिस्कुट है, कोई टॉफी है या कुछ भी है, ये जब बाजार में आता है तो उस उत्पाद की कंपनी की कुछ नियम और शर्तें होती हैं, वह उसका MRP निर्धारित करता है और उससे अधिक मूल्य पर वह खुदरा दरों पर उससे अधिक मूल्य पर कहीं भी नहीं बेचा जा सकता है। उससे कम पर बेचा जा सकता है लेकिन उससे अधिक पर नहीं बेचा जा सकता है। और बाजार में अंतिम दुकान तक पहुंचने तक उस उत्पाद पर उस संबंधित कंपनी का ही नियंत्रण रहता है। कोई भी आवश्यकता होने पर या किसी भी ऐसी स्थिति के उत्पन्न होने पर वह निर्माता उस उत्पाद को बाजार से उठा ले सकता है और मनचाहे संशोधन उसमें कर सकता है। और अगर वही फिर निर्माता बाजार से उन चीजों को खुद ही खरीदना चाहे तो उसको उस बिस्कुट को उस जिस दाम पर उसने बेचा है उससे अधिक कीमत पर उससे नहीं दिया जाएगा। लेकिन किसानों के उत्पाद के साथ ऐसा अलग है। वो बाजार में बेचते हैं, मान लीजिए गेहूं बेचते हैं 10 रुपए किलो में, तो वापस अगर उनको फिर बाजार से आवश्यकता हुई तो ही गेहूं उनको 15 रुपए किलो में प्रदान किया जाएगा। अपने ही उत्पाद पर बाजार में जाने के बाद किसानों का उस पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। यह भी एक इनकी दुर्दशा का कारण हो सकता है। मतलब ये हर तरह से परतंत्र हैं, केवल अपना अनाज उपजा दें बस, इसके बाद इनके सारे अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। किसानों की दशा को लेकर बहुत से लोगों ने तमाम तरह के आंदोलन किए हैं, लेकिन ये आंदोलन करने वाले खुद का तो किस्मत और कैरियर चमका लेते हैं। आर्थिक और सामाजिक स्थिति खुद की तो अच्छी बना लेते हैं, लेकिन किसानों की स्थिति जस की तस रह जाती है। ऐसा हम पिछले भारत स्वतंत्र होने के लगभग 70 सालों से तमाम लोगों द्वारा किए जाने वाले आंदोलनों में देख रहे हैं। लोग किसानों की बात करते हैं क्योंकि किसानों का समूह लगभग संगठित समूह है। किसानों मजदूरों की बात करने पर संगठित रूप से इन लोगों का वोट इनको मिल जाता है और ये अपनी इच्छा और अपने राजनैतिक लक्ष्यों को चमकाने में सफल हो जाते हैं और अपना हित साध ले जाते हैं। नहीं तो 70 सालों में किसानों के इतने आंदोलन के बाद भी इनकी स्थिति सुधरती क्यों नहीं है। किसानों मजदूरों की बात करने वाले लोगों से जरा ठीक से चर्चा की जाए तो फिर अंत में इनका भी आधार आकर ब्राह्मण विरोध और इन्हीं जैसे असंगत बातों पे ही आकर टिकता है, जिनका कोई भी नैतिक या सैद्धांतिक या वास्तविक आधार नहीं है। ये इनकी और अंग्रेजों द्वारा फैलाई गई देश विरोधी कुचक्रों की कल्पना ही है या उनकी परिकल्पना ही है। इनमें यथार्थ कुछ नहीं है। लेकिन ये अंत में ये किसान और मजदूर आंदोलन वाले भी अपना आधार लाके किसानों के विरोध पे ही पटकते हैं। सारा ठीकरा उसी पे खोल देंगे। शुरू तो करेंगे लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इस पथ पर, तैसे देखेंगे उनके पास कोई भी ऐसा आधार नहीं है जिसके आधार पर वो किसानों की स्थिति इतनी दयनीय क्यों है उसको ठीक से जान सकें और उसमें उनके हित के लिए कुछ कर सकें। तो वो ले जा करके अपने इस विषाद में सारा ठीकरा ब्राह्मणों पर फोड़ देते हैं। जबकि किसानों की बुरी स्थिति होने का एक और कारण है। हम देखते हैं जो आधुनिक भारतीय व्यवस्था बनी, जो कि आज की इस आधुनिक वैश्विक व्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा है, और जिस आधुनिक वैश्विक व्यवस्था में फंसाकर हमारे देश भारत का भी तेल निकाला जा रहा है अन्य छोटे मोटे देशों की तरह। इसमें कुछ देश हैं जो लाभ कमा रहे हैं, इसमें अमेरिका और यूरोप के कुछ देश हैं जो लाभ कमा रहे हैं इस व्यवस्था में, और भारत जैसे देशों का इसमें कसर निकाल रहे हैं फंसा करके। इस वैश्विक व्यवस्था का जो एक हिस्सा है छोटा सा भारत, इस व्यवस्था में जो एक मौद्रिक प्रणाली बनाई गई, एक मुद्रा व्यवस्था जो बनाई गई है, इस मुद्रा के प्रवाह में जब कोई भी अपना सेवा देता है, अपना उत्पाद बनाता है, तो उसके परिश्रम के, उसके
पारितोषिक के फलस्वरूप जब वह अपना उत्पाद बेचता है तो उसको उचित मात्रा में मुद्रा प्रदान की जाती है ताकि अपना काम कर सके और इस तरह से अपनी आवश्यकताएं पूरा कर सके, फिर उन मुद्रा का उपयोग करके आसानी से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। लेकिन अंग्रेजों ने जानबूझकर हर उस चीज को इस मुद्रा के प्रवाह से बाहर कर दिया था जिससे भारत सुदृढ़ होता हो। और अंग्रेजों ने भारत में जो व्यवस्था बनाई थी उसमें उन्होंने जानबूझकर हर उस चीज को उस मौद्रिक प्रवाह से बाहर रख दिया था। मौद्रिक प्रवाह मतलब आर्थिक गतिविधियां जब चलती हैं तो उसमें जो लोग अपनी सेवाएं देते हैं या अपना उत्पाद देते हैं उनके बदले में उनको पर्याप्त मुद्राएं दी जाती हैं, उनका मूल्य दिया जाता है मुद्राओं के रूप में, ताकि वो फिर वस्तुओं का विनिमय करके अपना व्यापार या अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकें और आर्थिक प्रगति कर सकें और देश और समाज की आर्थिक प्रगति में अपना योगदान दे सकें। लेकिन किसानों को जानबूझकर इस मौद्रिक प्रवाह से बाहर रखा गया था, क्योंकि किसान भी उसी कैटेगरी में आते हैं कि देश को जो आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में उनकी बड़ी भूमिका होती है। लेकिन अंग्रेजों द्वारा जानबूझकर उनको इस मौद्रिक प्रवाह से बाहर रखा गया था। वो चाहे जितना अनाज उपजाएं, लेकिन अंत में जब वो अपना अनाज बेचने जाते थे तो उनको नाम मात्र का मूल्य मिलता था, जो उनकी लगने वाली कुल लागत से भी बहुत कम होता था और वो उनकी कृषि हमेशा घाटे में रहती थी। यह व्यवस्था आज तक चलती आ रही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इसी तरह से इन धूर्त अंग्रेजों ने और भी तमाम काम किए थे हमारे देश को चौपट करने के। उन्होंने यहाँ पे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति थी और अपनी सर्जन व्यवस्था थी, सर्जरी की भारतीय व्यवस्था थी। जब अंग्रेज सर्जरी का सा भी नहीं जानते थे और उन लोगों को उनके देशों में यह मान्यता थी कि आदमी का खून जो है उसके शरीर में ऐसे भरा है जैसे बाल्टी में भरा रहता है, तब यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी की जाती थी। और जो हमारे यहाँ के नाई होते हैं ये काम करते थे। नाइयों द्वारा यह काम किया जाता था। और नगर होते थे विशेष, और जहाँ पे बड़े बड़े मंदिर होते थे जहाँ पे कुछ ब्राह्मणों और आचार्यों द्वारा यह शिक्षा दी जाती थी सर्जरी की, जिसको फिर सीख करके नाइयों द्वारा बड़े पैमाने पर गांव-गांव और कस्बों में इनका संचालन किया जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को भारतीयों से सीखा और फिर उन आचार्यों को, उन नाइयों को मार डाला और उनके नगर के नगर सब जला दिए और उनके सारे साहित्य नष्ट कर दिए। और भारतीयों से सीख कर ही वो ब्रिटेन में ले जाकर के जो उनकी FRSH की डिग्री है, जिसको भारतीय बड़े गर्व से जाकर के वहाँ पे लेते हैं, ये इसकी उन्होंने स्थापना की थी। इसको शायद कहते हैं फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी की स्थापना की थी। और जो ब्रिटेन की मेडिकल की बड़ी भारी डिग्री है जिसको लेकर भारतीय बड़ा गर्व अनुभव करते हैं या FRSH, इसको इन्होंने यहीं से जब सीख कर गए थे तो इसकी स्थापना की थी। और नाइयों को मारा पीटा, फिर लगातार उनकी पीढ़ियों को मारते रहे। फिर जो लोग बच गए उनको उन्होंने बताया, एक कानून बनाया कि ये भारतीय चिकित्सा पद्धति और भारतीय सर्जरी पद्धति ये गैर कानूनी है। और जो ये काम करते थे नाई, वो लोग जो है पिछड़े वर्ग के लोग हैं और उनको पिछड़ा वर्ग सूची में डाल दिया ताकि ये लोग फिर कभी भी अपने उस आत्मगौरव को पहचान ना सकें और ब्रिटेन के खिलाफ जो है मतलब ये खड़े होकर ब्रिटेन की चिकित्सा पद्धति के लिए चुनौती न बन सके। और इस तरह से उन्होंने इस व्यवस्था को नष्ट कर दिया और इन नाइयों को यकीन दिला दिया कि तुम लोग तो पिछड़े हुए लोग हो और तुम पिछड़े इसलिए हो क्योंकि ब्राह्मण और ऐसे सवर्ण लोग अगड़े हैं, इन्होंने तुम्हारा शोषण किया है। और इस तरह से समाज के ही लोगों को एक दूसरे से लड़ा दिया। ऐसे हर क्षेत्र में उन्होंने किया है। व्यापारिक क्षेत्र में यहाँ पे चमड़े के कारीगर होते थे बहुत ही कुशल, जिनको चर्मकार कहते थे, उनका अपभ्रंश था जो आज असंवैधानिक शब्द घोषित हो गया है। उसको कहने से लोग अपमानित महसूस करते हैं, लेकिन यही वह शब्द उसी तरह से है जैसे सोने का व्यवसाय करने वाले लोग स्वर्णकार कहलाते हैं और उनका अपभ्रंश सोनार है। और ये चमड़े के व्यवसायी इतने उन्नत और इतने कुशल होते थे कि लोग इनके चमड़े के बनाए हुए जूते, चप्पल और अन्य उत्पाद पहनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। लोग कहते थे कि फला ठाकुर साहब इस कारीगर की जूती पहनते हैं या इस कारीगर की जूती। और ऐसे लोगों का बड़ा अपमान उड़ाया जाता था। उस समय बड़ा अपमान किया जाता था, मखौल उड़ाया जाता था। जो लोग इन नामचीन कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों को पहनने से पहले जांचते थे, इनकी इतनी ख्याति और प्रतिष्ठा थी इन कारीगरों की और इतने अच्छे उत्पाद बनाते थे कि इनको जांचने की भी आवश्यकता नहीं होती थी। आंख मूंद कर लोग पहनते थे और जो कोई नया उनके बारे में नहीं जानता था वह भले भूल से उसको जांचने का प्रयास कर दे, नहीं तो जांचने परखने का वह कोई प्रयास नहीं किया जाता था। लेकिन इनको भी बताया गया कि तुम लोग तो पिछड़े वर्ग में हो, दलित हो, क्या हो, और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा सवर्णों ने शोषण किया है। जबकि हालत अलग है, मुगलों और इन अंग्रेजों के द्वारा इनका बम्पर शोषण किया गया
और इनकी कला को नष्ट कर दिया गया, इनको मार डाला गया। जो इनकी कलाओं को जानते थे, इनमें से कुछ लोगों को ले जाया गया ब्रिटेन और उनसे इन सब कलाओं को सीखकर बाकी लोगों को मार डाला गया। उनको कह दिया गया कि तुम लोग जो है दलित हो और तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हारा तो इन सवर्णों ने हमेशा शोषण किया है। जबकि असली कहानी तो ये है, अंग्रेज ही उनकी दुर्दशा के भी जिम्मेदार हैं और वही उनको ऐसा पाठ पढ़ा गए और वो सवर्णों के खिलाफ उनको भड़का गए। इसी तरह से हर क्षेत्र की कहानी है, चाहे वह व्यापार हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे कुछ भी हो, हर क्षेत्र की यही कहानी है। और अंग्रेजों ने उस क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा और भारत की प्रगति को नष्ट कर दिया और सारा साहित्य सब कुछ अपने यहाँ ले गए और कुछ सीख पढ़ करके फिर उसमें खुद आगे बढ़ गए और भारत को नष्ट कर दिया। और इस तरह से उसने भारत में पहले पूरे संसार की मुद्रा का प्रवाह भारत की तरफ था और इस तरह से उन्होंने भारत की हर चीज को नष्ट करके मुद्रा का प्रवाह अपने देश ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ कर लिया। और आजकल वे काफी समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे हैं और भारतीयों को नीचे दिखाते हैं कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, ये देखो तुम कुछ जानते नहीं हो, और ऐसी तमाम चीजें। इनकी धूर्तता की कितनी कहानियां हैं, जितना ही गाया जाए कम है। फिर आगे बात करेंगे।